नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही से विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल महत्वपूर्ण और कमेंट्स आते हैं कि सर अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है। ये बहुत सारा सवाल, बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल आते हैं कि इसमें समझ में नहीं पाते हैं कि क्या होता है, तो इसको आज क्लियर कर लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा जो विपक्ष दलों द्वारा लाया जाता है, यानी जो विपक्ष के जो पार्टी होती है, जो सत्ता पक्ष नहीं होती है बल्कि जो विपक्ष दल होता है, जैसे मान लीजिए कि एक्स पार्टी सत्ता में है और वाई पार्टी विपक्ष में है, तो विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जबकि प्रधानमंत्री द्वारा यानी सत्ता पक्ष द्वारा विश्वास मत लाया जाता है, यानी उसे ये बहुमत सिद्ध करना होता है कि देखिए हमारा इस संसद का जो टोटल सीटों का जो बहुमत है वो हमें प्राप्त कर लिया है, तो ये विश्वास प्रस्ताव होता है। विश्वास प्रस्ताव यानी हमने बहुमत प्राप्त कर लिया है, उसे हम कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। तो यह सत्ता पक्ष द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री अपनी सारा का सारी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति महोदय को बताते हैं कि देखिए हमने हमारी सीटों का बहुमत है और हम पूर्ण रूप से विश्वास सीटों प्राप्त हैं, तो उसे विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद यानी अविश्वास प्रस्ताव, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव में इसके द्वारा यह बताया जाता है कि मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है। मंत्रिपरिषद, विश्वास प्रस्ताव में यह बताया जाता है कि हमारे पास पूर्ण रूप से क्या है, बहुमत है। जबकि वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव में क्या बताया कि मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट हो गया, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्ण रूप से जो बहुमत होना चाहिए वो बहुमत नहीं है, बहुमत हमने खो दिया है, उससे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। और विश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम सरकार बनाने में सक्षम हैं, और हमारी सरकार बनाने के लिए हमारा जो जितने सीटों का कोटा होना चाहिए वो पूर्ण रूप से है, तो वो मंत्रिपरिषद के द्वारा बहुमत लाया जाता है, उसे विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि अविश्वास प्रस्ताव में हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसके द्वारा इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य, यदि सत्ता पक्ष है और सरकार बन चुकी है और यदि मान लिया जाए कि उसके विरुद्ध हमारी लोकसभा के द्वारा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इस विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को, यानी कहने का तात्पर्य सरकार को, या आप कह सकते हैं कार्यपालिका को, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, या अपन बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। जबकि साथियों बात करते हैं कि जैसे हम तीसरे पॉइंट में विश्वास प्रस्ताव में बात करते हैं, तो यहाँ पर अपन बात करें कि इसके पारित होने से मंत्रिपरिषद यथावत बनी रहती है। यदि मान लें कि मंत्रिपरिषद में ऐसा लगा कि यहाँ पर विश्वास मत खो गया, तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि आप विश्वास प्रस्ताव रखिए, और यदि मंत्रिपरिषद वास्तव में विश्वास प्रस्ताव रख देती है और मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव पारित कर लेती है, तो इसका मतलब वो मंत्रिपरिषद या सरकार वैसी की वैसी बनी रहती है। तो इसका पारित होने से मंत्रिपरिषद यथावत बनी रहती है। अब बात करते हैं साथियों चौथे पॉइंट की ओर बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। यानी कहने का तात्पर्य, जब लोकसभा में रखा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, तो कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन होने पर ही यह प्रस्ताव रखा जाएगा, अन्यथा एक व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव नहीं रख सकता। उसके बाद वाद विवाद होने के बाद यदि वो पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की ये कहावत है कि ये लोग साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ ही डूबते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट में, यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव में बात करते हैं। यदि विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रस्तावक सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर एक सदस्य भी विश्वास प्रस्ताव ला सकता है और पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद मिलकर भी प्रस्ताव ला सकती है। तो यहाँ पर हमारे प्रस्तावक सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती है कि इतने सदस्यों के सिग्नेचर होंगे तब जाकर हम विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है।
पांचवी बात करते हैं साथियों, ये प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। यानी हमारा अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। यानी सरकार को, यानी सत्ता पक्ष बना हुआ है जैसे जो निर्वाचित जैसे सरकार है, उस निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है वो अविश्वास प्रस्ताव होता है। जबकि साथियों बता देता हूं कि जो सरकार को बचाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो होता है हमारा विश्वास प्रस्ताव। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ठीक है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल महोदय वहाँ के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको ये बोलते हैं कि आप अपना विश्वास प्रस्ताव या अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो उस समय मुख्यमंत्री महोदय अपना विश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं और उसमें यदि बहुमत सिद्ध हो जाता है तो सरकार बची रह जाती है, और यदि विश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है, अविश्वास खारिज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको समझ में आ चुका होगा अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। आप छोटे से शब्दों में बात करें तो इसको समझने का प्रयास करें। अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के काम करता है या हटाने का काम करता है, और विश्वास प्रस्ताव सरकार को बरकरार रखने के लिए और सरकार को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।